ये आज का हम लोगों का जो रिवीजन का क्लास होगा वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट किसको बोलते हैं? इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। माने कौन सी असेट इंटेंजिबल है या इंटेंजिबल असेट वो नहीं है, इसको पहचानने के 4 क्राइटेरिया हैं। वन इज एन इंटेंजिबल असेट इज ए नॉन मॉनिटरी असेट। नॉन मॉनिटरी मीन्स जिसका मार्केट प्राइस आजकल परसों में बदल सकता है। 2, एन इंटेंजिबल असेट मस्ट बी आइडेंटिफाएबल। आइडेंटिफाएबल मीन्स हम लोग उसको पहचान सकें कि भाई ये पेटेंट है, ये कॉपीराइट है, ये नो हाउ है, ये लाइसेंस है, ये फॉर्मूला है, ये पेटेंट है, अलग से हम पहचान सकें। अब पहचान सिर्फ नाम से नहीं होती, आइडेंटिफाएबिलिटी आती है कि क्या हम उसको अलग से रेवेन्यू प्रोडक्शन में काम ले रहे हैं, क्या हम ये कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं कि ये असेट हमको कैश फ्लो जनरेट करके दे रही है, क्या हम उसको अलग से रेंट या सेल कर पाएंगे। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब ये भी नहीं कि हम जैसे मान लो हम तो बिजनेस में कैश फ्लो जनरेट करते हैं, लेकिन हमारा जो बुक है, वो जो कॉपीराइट है, उसका मेरे कैश फ्लो में रोल है। मैं सुदर्शन अग्रवाल के हिसाब से बोल रहा हूं, उसका मेरे कैश फ्लो जनरेशन में रोल है कि नहीं है, मैं उसकी वजह से कैश फ्लो जनरेट करता हूं कि नहीं करता हूं। आंसर इज ऑब्वियसली यस। तुम पूछोगे हाउ मच आई कांट डिसाइड, आई कांट डिटरमिन, बिकॉज मेरा तो टोटल ट्यूशन फीस एक साथ मिलता है। अब उसमें इस बुक का क्या रोल है, कॉपीराइट का क्या रोल है, ये बोलना मुश्किल है। लेकिन ये तो क्लियर है ना कि ये कॉपीराइट अलग है और अगर सुदर्शन अग्रवाल की कोई गुडविल है तो वो बिल्कुल अलग है। तो ज्यादातर जो फाइट होता है आइडेंटिफाएबिलिटी को लेकर के, वो गुडविल के साथ होता है। लोग गुडविल को और कॉपीराइट को एक समझ लेते हैं। माई गुडविल इज माई सेपरेट असेट एंड माई कॉपीराइट इज माई सेपरेट असेट। तो बोलते हैं किसी भी इंटेंजिबल असेट को इंटेंजिबल असेट बनने के लिए उसकी आइडेंटिफाएबिलिटी इज ए मस्ट। और आइडेंटिफाएबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि अलग से वो कैश फ्लो जनरेट करके देता है या नहीं देता है, वो गुडविल से अलहदा है या नहीं है। अमाउंट ऑफ कैश फ्लो पता करना जरूरी नहीं है, पर उसकी औकात कैश फ्लो जनरेट करने की है या नहीं है। हम अलग से उस असेट को बेच पाएंगे या नहीं पाएंगे, रेंट पे लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। डन हो गया बात। इसी से आइडेंटिफाएबिलिटी क्लियर हो जाती है। सो एन इंटेंजिबल असेट इज ए नॉन मॉनिटरी असेट, इट इज एन आइडेंटिफाएबल असेट, इट हैज नो फिजिकल सब्सटेंस, जो सबसे इजी होता है समझना, क्योंकि इंटेंजिबल असेट का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। एंड इट इज हेल्ड फॉर यूज इन आवर बिजनेस। तो अगर आपके पास कोई असेट है और ये चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेती है, तो आप समझ जाओ कि आपके पास एक इंटेंजिबल असेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज, अगर मेरे पास मैंने मान लो कोई असेट के पीछे एक्सपेंडिचर किया, मान लो मेरा 10 लाख रुपए खर्चा हुआ, माने 2 बैंक हो गया है मेरा, ठीक है, लेकिन ये चारों क्राइटेरिया बिल्ड नहीं हो पाया, से द असेट इज नॉट आइडेंटिफाएबल, तो क्या करें? आंसर इज P&L में राइट ऑफ करके खत्म करो। बैलेंस शीट में असेट दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कि सर इंटेंजिबल असेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि वो दिखता नहीं है, उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, तो कौन उसका ओनर है ये पहचानना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और आप तो जानते हो जो ओनर होता है वही असेट को अपनी बुक्स में लिखता है। तो कई बार तो क्या होता है ना कि ओनरशिप क्लियर भी नहीं होता कौन इसका ओनर है। तो इसको लेकर के हमारे इंस्टीट्यूट का ये बोलना है कि अगर इंटेंजिबल असेट का ओनरशिप डॉक्यूमेंट एक है, अलग से है, जैसे किसी के पास कॉपीराइट है तो कॉपीराइट का कॉपी है, वो जिसको बोलते सर्टिफिकेट, पेटेंट है उसके पास तो वो सर्टिफिकेट है, अगर ये है तब तो क्लियर हो गया कि भाई ये इंटेंजिबल असेट उसी का है, वो अपने बुक्स में लिख लेगा। बट अगर ऐसा नहीं है, इंटेंजिबल असेट को सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो फिर यह पता करना पड़ता है कि उस इंटेंजिबल असेट से आने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट, ये वर्ड यूज कीजिएगा आप एग्जाम में, इकोनॉमिक बेनिफिट किसके पास फ्लो कर रहा है? जिसके पास फ्लो कर रहा है वही उसका मालिक है। तो वन हु कंट्रोल्स द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द असेट कंट्रोल्स द असेट।
So he is considered to be the owner of the asset and it is he who will record the asset. Okay? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है. अब आता है बात कि सर इंटेंजिबल असेट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के लिए कोई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है या नहीं है? आंसर इज है. और आंसर ये है कि उस इंटेंजिबल असेट से इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो हमारे पास होना चाहिए. मतलब द आंसर इज an intangible asset should be recognized in the books only if it is probable that the economic benefits from the intangible asset will flow to us. और probability means more than 50%. तो अगर उस इंटेंजिबल असेट से होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट का मेरे पास फ्लो करने का प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है तो क्राइटेरिया नंबर 1 फुलफिल हो गया. और क्राइटेरिया नंबर 2 है इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड. अब असेट का कॉस्ट मेजरमेंट का भी प्रिंसिपल्स है जो हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, बट इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड इज द सेकेंड क्राइटेरिया. अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो इंटेंजिबल असेट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. लेकिन अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ दोनों में से एक भी, और हमने खर्चा किया है या अभी भी हम खर्चा कर रहे हैं बट क्राइटेरिया इज फेल्ड, तो वी विल ट्रांसफर द एक्सपेंस टू profit and loss account. But if the criteria is satisfied or both the criteria are satisfied, we will recognize the asset in the balance sheet. अब आता है कि एक इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होता है. हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट. बहुत ही सिंपल है और आइडिया ये है, देखो कि क्या हम इंटेंजिबल असेट को सेपरेटली खरीद के लाए हैं? तो मान लो आंसर, सबका आंसर यस 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 यस. अगर यस है तो हम उसके पीछे जितना भी खर्चा किए टू मेक द असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, असेट को काम के लायक बनाने के लिए हमने जो भी खर्चा किया वो कैपिटलाइज हो जाएगा. हाँ, रिकवरेबल ड्यूटी अगर हमने कुछ पे किया है तो वो क्योंकि अलग असेट होता है तो उसको रिकवरेबल ड्यूटी असेट अकाउंट बोलते हैं, तो वो इंटेंजिबल असेट के अंदर नहीं आएगा, वो अलग असेट रहेगा और इंटेंजिबल असेट एक अलग असेट रहेगा. अदरवाइज इसका कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री के एएस में भी दिया गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एएस में भी दिया गया है. सेकेंड, अगर हम इंटेंजिबल असेट सरकार से सस्ते में लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू से इंटेंजिबल असेट आती है, तो उसका सारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एएस 12 में जो आप पढ़े हो उसके जैसा होगा और इसका कॉस्ट डिटर्मिनेशन एएस 10 के जैसा होगा. अगर हमने कोई इंटेंजिबल असेट एमलगमेशन के प्रोसेस में ली है, मतलब हमने कोई कंपनी को अमलगमेट किया और उस कंपनी के पास इंटेंजिबल असेट थी, वो हमारी बन गई, तो फिर एएस 14 डिसाइड करेगा कि इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट कितना होगा. अगर मर्जर वाला अमलगमेशन हुआ है तो उसके बैलेंस शीट वैल्यू पे हम लोग अपना कॉस्ट मान लेंगे. अगर अमलगमेशन परचेज वाला है तो हम लोग इंटेंजिबल असेट का फेयर वैल्यू एक्सपर्ट से डिटरमाइन करवा करके उसको हमारा कॉस्ट बोलेंगे. फोर्थ पॉइंट है कि अगर हम इंटेंजिबल असेट बार्टर सिस्टम से एक्वायर करते हैं, किससे? बार्टर सिस्टम से. बार्टर सिस्टम से तो हम ये देखेंगे कि इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट हमने जो असेट दिया उसके फेयर वैल्यू से डिटरमाइन कर लेंगे. अगर हमने जो असेट दिया उसका फेयर वैल्यू नहीं पता चल रहा है तो इंटेंजिबल असेट का फेयर वैल्यू से पता कर लेंगे. और अगर दोनों में ही प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हम लोग जो असेट दिए थे उसका कैरिंग अमाउंट को ही इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट मान लेंगे. और लास्ट, अगर हमने इंटेंजिबल असेट खुद अपने घर में डेवलप किया जिसको इंटरनली जनरेटेड बोलते हैं, इंटरनली जनरेटेड, तो वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसमें एकदम क्लियर है कि रिसर्च में किया जाने वाला सारा खर्चा पीएल में जाएगा और डेवलपमेंट में किया जाने वाला खर्चा बैलेंस शीट में एसेट बनेगा उस दिन के बाद जिस दिन हम उसका सर्टेन क्राइटेरिया या कंडीशन फुलफिल कर देंगे.
मतलब आप बेसिकली बोल दो कि डेवलपमेंट कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड बट रिसर्च कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू P&L। अब रिसर्च क्या होता है? नई खोज करना, और डेवलपमेंट क्या होता है? उस खोज को एक प्रोसेस में कन्वर्ट करना, एक एसेट में कन्वर्ट करना। एक मतलब खोज कर लिए तो रिसर्च वर्क इज ओवर, बट उस रिसर्च फाइंडिंग को प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाने का जो काम है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड, लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट भी कैपिटलाइज तब होता है जब एंटिटी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द फॉलोइंग 4-5 क्राइटेरिया, एंड दिस क्राइटेरिया आर सो इजी टू डेमोन्स्ट्रेट कि दे आर ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटेड काइंड ऑफ। इसमें क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है कि हम जो असेट बना रहे हैं वो टेक्निकली फिजिबल है। 2, हमारा इंटेंशन है कि हम असेट बनाएंगे। 3, हमारा एबिलिटी है कि हम असेट बना पाएंगे। 4, हम उस असेट से कैश फ्लो या इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर पाएंगे। आर द एबिलिटी टू यूज, तो एबिलिटी टू यूज 1 हो गया, और हम उससे कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे वो एक और हो गया। एंड द लास्ट वन इज हमारा इस असेट में कितना खर्चा हो रहा है हम उसको मेजर कर पाएंगे। तो एक, द असेट इज टेक्निकली फिजिबल। 2, we have the intention to do it. 3, we have the ability to do it. 4, we can use it with the ability to use the asset. 5, we have the ability to generate cash flow out of it. And 6, we can measure the cost of the asset. तो अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, इनको हम ऑडिटर को डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, तो उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम जो खर्चा करेंगे सिर्फ उन्हीं एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज कर पाएंगे एज आवर कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अब एक चीज को एकदम आपको सीरियसली समझना होगा कि अगर हमने कोई भी चीज पे खर्चा किया और कोई एसेट नहीं बन रहा है, मैं पहले भी बोल दिया इस बात को, तो वो पीएल में जाएगा, वो एसेट में डेबिट नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़ते थे हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में डाल दो, अब वो अलाउड नहीं है, वो पीएल में जाएगा चाहे जितना ही हेवी क्यों ना हो। तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट होता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आने के बाद वो खत्म हो गया है। अच्छा, अब आपको एक बात बताते हैं कि 2-3 खर्चा इंस्टीट्यूट ने अलग से बोला है कि इनको तो पीएल में ही भेजना है। जैसे स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, बोला कोई असेट बन के नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हम बुक लिखते हैं तो एक तो कॉपीराइट बन के सामने आता है, लेकिन हम अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो कोई असेट थोड़ी रेडी हो रहा है। उसके बाद फैक्ट्री रिलोकेशन एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री या ऑफिस रिलोकेशन एक्सपेंडिचर। तो अगर इन सब चीजों में कोई खर्चा होता है तो आईसीएआई का AS 26 में यह मानना है कि इनको आप P&L में भेजिए, चाहे खर्चा कितना ही बड़ा हो, चाहे आप कितना ही साल इसका बेनिफिट उठाइए, कोई आपको आपके खर्चे का बेनिफिट उठाने से नहीं रोकेगा, पर AS 26 उसको बैलेंस शीट जाने से तो रोक सकता है ना। तो AS 26 बोलता है इस तरह के खर्चों को P&L में डालना है। और एक बात है कि जैसे मान लीजिए आपने इंटेंजिबल एसेट डेवलप किया और मान लीजिए उसका खर्चा लगा 400 करोड़ रुपया, और अब आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है, पर इंटेंजिबल एसेट में सीए इंटर में पूछ लेता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको लगता है कि इस इंटेंजिबल एसेट को हम 6 साल यूज में ले पाएंगे और अगले 6 साल तक ये एसेट हमको से 70 करोड़ रुपया का कैश फ्लो जनरेट करके देगा और डिस्काउंटिंग रेट 12% का है। कॉन्सेप्ट नया है, सुनिएगा। तो आईसीएआई ने बोला दिस इज 400 करोड़ इज द कॉस्ट ऑफ योर एसेट, जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। अब इसको ना आप इस एसेट का कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी से चेक करो, मेजर करो। अगर डेटा दिया है क्वेश्चन पेपर में तो हम क्या करें, 70 करोड़ तो मेरे को अगले 6 साल तक मिलेगा, अगले 6 साल तक उसका पीवी निकाल लो और उस पीवी को रिकवरेबल अमाउंट बोल दो। तो हम इसका 70 करोड़ का पीवी 6 साल का अगर निकालेंगे तो एनविटी फैक्टर निकल जाएगा। तो 6 साल का एनविटी फैक्टर है 4.1114।
अब अगर 4.1114 को मैं 70 करोड़ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आंसर इज कमिंग टू 88 करोड़। अब आईसीआई बोलता है कि एसेट में खर्चा किया तुमने 400 करोड़, लेकिन फ्यूचर कैश फ्लो जो तुमको 6 साल में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू है 288 करोड़ ओनली। तो आप एसेट को 400 करोड़ में बैलेंस शीट में नहीं रख सकते, आपको 112 करोड़ के डिफरेंस को पीएल में भेजना ही होगा। तो इंटेंजिबल एसेट के साथ ये ठोक चक्कर जुड़ा हुआ है कि अगर उसका कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी गिर जाता है तो आप उसके लॉस को पीएल में भेज दीजिएगा। अलग से इसके ऊपर मेरे 1-2 क्वेश्चंस भी हैं, उनको ढंग से देख लीजिएगा और इस चीज को केयरफुली असेस कर लीजिएगा। अब आया कि सर मैं ना एक इंटेंजिबल एसेट बना रहा था, फिर मेरे को सक्सेस नहीं मिला और मेरा पैसा पूरा लॉस हो गया और मैंने उस लॉस को पीएल में भेज भी दिया। 3 साल के बाद क्या हुआ सर, सक्सेस आ गया, मतलब वही एसेट जो है ना, जो कैश फ्लो जनरेट करके देने की कैपेसिटी में एकदम भी नहीं थी, वो हिट हो गई। तो मैंने सर करीब करीब 120 लाख रुपए पीएल में भेज दिया था, तो क्या मैं उसको वापस से एसेट के रूप में रिकॉर्ड कर सकता हूं? An expense which has already been recognized as an expense and transferred to P&L 3-4 years back. Now if suddenly I get the success and that is going to generate cash flow for me now, तो can I record it as an asset? इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया, बोल दिया नो, पास्ट एक्सपेंस कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। अब आया बात कि सर मान लीजिए एक एसेट है, 400 करोड़ की एसेट है, हम उसको डेप्रिशिएट अमोर्टाइज कर रहे हैं, हमको कुछ और खर्चा करना पड़ा, 4 साल बाद कुछ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ा, तो पीएल में भेजें कि बैलेंस शीट में भेजें? लॉस है कि एसेट है? आंसर इज, अगर आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को मेजर कर पा रहे हैं और ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आपकी एसेट के कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, माने इफ द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग द कैश फ्लो या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, देन इट विल बी कैपिटलाइज्ड, otherwise it will be treated as repairs and maintenance kind of an expense and it will be transferred to P&L. normal rule है, normal। अब आए लास्ट फ्यू पॉइंट्स कि सर इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज, डेप्रिसिएट वर्ड तो इसके लिए यूज नहीं करते, अमोर्टाइज कैसे करते हैं? एज 26 में सारे रूल एकदम क्लियर कट डिमार्केट किए हुए हैं। उन्होंने बोला कि आप पहले इंटेंजिबल एसेट का कॉस्ट पता कर लो, आंसर इज मान लीजिए 400 करोड़। अब आप उसका रेसिजुअल वैल्यू, स्क्रैप वर्ड तो यूज नहीं करते, रेसिजुअल वैल्यू पता कर लो। तो बोला एस क्या बोलता है रेसिजुअल वैल्यू के लिए? तो एस बोलता है कि ज्यादातर केस में रेसिजुअल वैल्यू विल बी 0, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि इसका एक मार्केट है जहां पे आप इसको रियलाइज कर पाएंगे, या फिर अगर आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट है जो आपके एसेट का यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद आपसे खरीद लेगा, तो आप वो वाला रेसिजुअल वैल्यू यूज कर सकते हो। तो मान लो मेरे पास ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि कोई हमको इसका कुछ वैल्यू दे देगा और इंटेंजिबल एसेट का कोई एक्टिव मार्केट भी नहीं है, तो हम इसका रेसिजुअल वैल्यू को 0 ले लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है लाइफ। लाइफ अगर ईयर्स की बात करें ना, साल की, तो एज 26 में बोला है किसी भी इंटेंजिबल एसेट का लाइफ 10 साल से ज्यादा नहीं लेना है, मैक्सिमम 10 ईयर्स मैक्सिमम, और अगर सॉफ्टवेयर है तो 5 ईयर्स। तो इंस्टीट्यूट ने ना 10 और 5 का रूल बना दिया है, मैक्सिमम 10 ईयर, तो आपको अगर 8 साल 7 साल 5 साल लगता है, 3 साल तो आप 3 साल ले लो, मैक्सिमम 5 साल तो आपको 2 साल 3 साल 1 साल लगता है तो ले लो। तो उन्होंने मैक्सिमम का एक रूल बना दिया कि इसके बियॉन्ड नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपका इंटेंजिबल एसेट का लाइफ सच्ची में उसके बियॉन्ड है, आपको लगता है तुमने तो 10 साल बता दिया पर मेरी तो एसेट चलेगी 25 साल, तो अगर आपके पास रीजंस हैं तो रीजंस को डिस्क्लोज करके आप 25 साल ले सकते हो। लेकिन ऐसी एसेट के ऊपर एक एज 28 है इंपेयरमेंट बोल करके, वो एप्लीकेबल हो जाएगा जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 साल बोल दिया तो फाइनल है 10 साल,
किसी को ज्यादा लगता है तो ज्यादा साल लिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू यूज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 विच इज ऑन इम्पेयरमेंट। अच्छा, अब मान लो कि मेरे को 10 साल ही लगता है और इंस्टीट्यूट ने भी बोला 10 साल इज द लाइफ, तो क्या करें? आंसर इज डेप्रिसिएशन देना स्टार्ट करो। स्ट्रेट लाइन, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जिस किसी मेथड से आपको देना है जो आपको रैशनल लगे। क्योंकि देखो एक चीज एकदम क्लियर है, अमोर्टाइजेशन उतना ही PL में जाना चाहिए जितना अमोर्टाइज सच्ची में हुआ है। मान लीजिए लाइफ 10 साल है पर पहला साल में हम ओनली 2% यूज किए हैं, तो हम 10% डेप्रिसिएशन कैसे देंगे? वाई शुड आई गिव 40 करोड़, आई विल गिव ओनली 8 करोड़। तो यूसेज ऑफ द असेट कितना अमोर्टाइज हुआ है वो इंपॉर्टेंटली ढूंढना ही पड़ता है। तो अगर आपको लगता है WDV इज गुड, SLM इज गुड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज गुड, जो भी मेथड आपको लॉजिकल लगे, जो मैंने पूरा AS10 में आपको लॉजिक समझाया था वो आप यूज करो। हाँ, एक चीज क्लियर है कि कोई भी इंटेंजिबल असेट है उसका जो भी डेप्रिसिएशन का, अमोर्टाइजेशन का जो भी मेथड है उसको हर ईयर एंड में रिव्यू जरूर करना है। और रिव्यू जब भी आप करें उसके चक्कर में कोई भी अगर बदलाव हो तो वो बदलाव प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के चेंज को चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, चेंज इन दी अकाउंटिंग एस्टीमेट बोला गया है। तो प्रोस्पेक्टिव चेंज आप लोग देंगे। लास्ट है कि अगर हम किसी भी इंटेंजिबल असेट को सेल करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो पहले पता करेंगे कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, अमोर्टाइजेशन कितना कर चुके, WDV कितना है, बेचे कितना में, लॉस कितना हुआ, सबका फिगर दे दे के समझाए, आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। वो 10 का लॉस हम लोग PL में भेज देंगे। फिर डिस्क्लोजर तो सारा हम कंपनी बैलेंस शीट में बताए ही थे कि 4+4+1 कॉलम बनाना है, ओरिजिनल, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग, WDV, वो सब हम आपको अच्छे से डिस्क्लोजर करेंगे ही। वो 4+4+1 कॉलम में आएगा, तो वो सारा डिस्क्लोजर्स आप लोग प्रॉपरली कर दीजिएगा। अच्छा, वेबसाइट वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, दे आर ऑल्सो आवर इंटेंजिबल असेट। और क्योंकि हम वेबसाइट और सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनाते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होता है, तो रिसर्च का सारा खर्चा PL में जाएगा और डेवलपमेंट का खर्चा क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही कैपिटलाइज होगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने एक इस तरह का मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, आप देखिए, और आप आज सारा वो जब पढ़ें इसको तो सारा रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 530 करोड़ रुपया रिसर्च में खर्चा किए हैं, तो आंसर इस PL में जाएगा। उसके बाद हमने डेवलपमेंट में खर्चा किया है 360 करोड़ रुपया, आंसर इस बैलेंस शीट में जाएगा। अब बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी दिया हुआ और साल में 360 लाख है, सॉरी, 80 लाख रुपया करके अगले 5 साल तक हम कैश फ्लो पैदा करेंगे, तो हम 80 लाख का 10% का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 5 साल का। तो ये देखो 5 साल का एनविटी फैक्टर दिया हुआ है, 80 लाख है, PV निकाला तो 303 लाख आया। अब मैंने असेट में डाला 360 लाख रुपया, लेकिन मेरे को 303 लाख से ऊपर रखना नहीं है बैलेंस शीट में, तो रेस्ट 57 लाख रुपीज, ये जो रहा देखो 56.74, ये 57 लाख रुपीज मेरे PL में चला जाएगा। ये वन शॉट के PL में चला गया। और जो 303 लाख मेरे बैलेंस शीट में जाएगा, जिसको हम 5 साल में या तो 1/5 करके या SLM, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी मेथड हो उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना इंटेंजिबल असेट में बड़ा फेमस और बड़ा फिट क्वेश्चंस हैं। बाकी आप लोग जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग कर लेंगे। एंड दिस इज द रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऑन इंटेंजिबल असेट्स। क्लास वर्क, होमवर्क, इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल, उसका टेक्स्ट, इंस्टीट्यूट के तो सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो उनके सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। वैसे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस मैंने अपने बुक में भी कवर कर दिए हैं, लेकिन एक बार इंस्टीट्यूट को देखने से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो वो आप लोग अच्छे से एक बार देख करके कर लीजिएगा। थैंक यू।